हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो में आया हूँ। बिहार में इलेक्टोरल रोल्स को लेकर अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यह कंट्रोवर्सी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के डायमेंशंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स अपने एक्शंस के फेवर में रखी हुई है और इसके आर्ग्यूमेंट्स के कौन कौन से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो मेरी अब तक की बात सुनकर आपको समझ नहीं आई होगी कि इस वीडियो में होने क्या जा रहा है। अंत तक अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो पूरा का पूरा मामला जरूर समझ जाओगे। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जो बिहार है उसमें नवंबर के महीने में इसी साल इलेक्शन होने वाला है। मीन्स बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आने वाले नवंबर में होने वाला है। और इसी इलेक्शन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रिपरेशन की हुई है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस कॉन्टेक्स्ट में यह बताता है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? इलेक्टर का मतलब होता है वोटर, रोल्स का मतलब होता है लिस्ट। मीन्स की जो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट है उसकी रिवीजन की जाएगी। तो यही होता है इलेक्टोरल रोल। और इसी के संबंध में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना चाहती है। तो आइए थोड़े डिटेल में समझते हैं इलेक्टोरल रोल को। अगर आर्टिकल 324 को अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो आपको यह बात पता चलती है कि हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसे सुपरिटेंडेंस का, डायरेक्शन का और कंट्रोल का अधिकार दी हुई है। मीन्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए उसके पास सुपरिटेंडेंस का पावर है, उसके पास कंट्रोलिंग का पावर है, उसके पास डायरेक्शंस देने की पावर है। तो इतनी तरीके की पावर आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 326 कहता है कि वैसे लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं अब वो वोट देने के लायक हो गए हैं। मीन्स कि अगर मैं 18 साल का एज प्राप्त कर चुका हूं इसका मतलब कि मैं अब एक वोटर बन सकता हूं। और जो आर्टिकल 326 है ये जो प्रोविजंस अपने अंदर सम्मिलित की हुई है ये सारे के सारे प्रोविजंस के सोर्स आरपी एक्ट 1950 से लेती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से ये अपने प्रोविजंस को अपने अंदर रखी हुई है। आरपी एक्ट 1950 के अगर सेक्शन 16 को पढ़ो, सेक्शन 16 क्या बताता है कि अगर कोई भी नॉन सिटीजन है मीन्स वो भारत का नागरिक नहीं है वो वोटर नहीं बन सकता। कहने का मतलब कल को कोई अमेरिका से उठ के आया और कहा कि हम बिहार में हो रहे इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 16 आरपी एक्ट 1950 इस बात की पुष्टिकरण नहीं करती है। और सेम एक्ट के सेक्शन अगर 19 को देखी जाए, अगर सेक्शन 19 को देखो तो सेक्शन 19 कहता है कि जो लड़का या जो लड़की 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं अब वो वोटर बनेंगे, अब उन्हें वोट देने से आप नहीं रोक सकते। मीन्स की आर्टिकल 326 में जो बात मेंशन्ड है वो सेम टू सेम बात सेक्शन 19 में भी मेंशन्ड है आरपी एक्ट के। और इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 को देखो तो 21 में यह एक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो अधिकार दिया है कि एक तो आप इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन करो, दूसरा उसकी रिवीजन करो। प्रिपरेशन इन द सेंस कि जो नए नए आ रहे हैं, जो नए नए वोटर्स आ रहे हैं, कौन कौन नए नए वोटर्स? वो लोग जो अभी 16-17 वर्ष के हैं वो अब 18 वर्ष के हो गए तो उन्हें भी तो भाई वोट देना पड़ेगा ना। तो उनको वोट दिलाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि उनकी लिस्टिंग प्रिपेयर करती है। और साथ ही साथ आरपी एक्ट सेक्शन 21
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह भी अधिकार देता है कि आप प्रिपेयर किए गए वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज भी कर सकते हो। रिवाइज करने का क्या मतलब है कि आप किसी को ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, और किसी को इस वोटर लिस्ट से डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पिछले 2 दशकों में, यानी कि पिछले 20 सालों में बिहार में इतनी अर्बनाइजेशन हुई है और इतनी माइग्रेशन हुई है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में आके ऐड भी हो गए हैं। मीन्स कुछ लोग जुड़ भी गए हैं और कुछ लोग डिलीट भी हो गए हैं। आप सोच के देखो कि पिछले 20 सालों में बिहार में यह स्थिति बनी हुई है कि इलेक्टोरल रोल में कुछ लोग आके जुड़ गए हैं और कुछ लोग डिलीट हो गए हैं। तो इसी चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट को रिवाइज करना चाहती है, उसकी रिवीजन करना चाहती है, और इसी रिवीजन को एक नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स को सामने में आपके रखूं तो इसका कहना है कि यह सिर्फ बिहार में ही नहीं होगा, बिहार सिर्फ पहला स्टेप है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली से मुझे बक्सर जाना है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बक्सर थोड़ी चला जाऊंगा। सबसे पहले मुझे स्टेशन जाना होगा, स्टेशन के बाद मुझे ट्रेन में बैठना होगा, ट्रेन में बैठने के बाद ही मैं कहीं आ जा पाऊंगा। तो द थिंग इज कि बिहार एक पहला स्टेप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने के मुताबिक बिहार एक पहला राज्य है जहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम पूरे देश में इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। मीन्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR है वो सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये पूरे देश में बहुत जल्दी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम बिहार में 2003 के समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। यानी कि जो चीज अभी की जा रही है बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यह चीज 2003 के समय पे भी हो चुकी थी। और 2003 में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को किया गया था तब जो ऑफिसर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन ऑफिसर्स को रिक्रूट की हुई थी, वो हमारे घर आते थे और हमारे घर आकर वोटर लिस्टिंग के बारे में, कौन कौन से वोटर्स हैं इसके बारे में वो पूछा करती थी और पूछ के वो रिकॉर्ड कर लेती थी। फिलहाल की समय की बात करी जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स होंगे। जब आप वोट देने जाओगे तो उस बूथ पे कुछ ऑफिसर्स होंगे, और वो ऑफिसर्स जो 2003 में काम किए ऑफिसर्स, उनका काम अब बूथ पे ही होगा। मीन्स कि पहले ऑफिसर्स घर जा जाके रिकॉर्ड करते थे, रिवीजन करते थे, लेकिन अब आप जब वोट देने जाओगे तो बूथ पे ही बूथ लेवल ऑफिसर्स रिवीजन कर देंगे। तो ये था ओवरऑल SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में पूरी की पूरी बात। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से आर्ग्यूमेंट सामने रखती है, उसके बाद कौन कौन से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसे देखने को या झेलने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कहना है कि 2003 में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था तब 31 दिन का समय लगा था, और उस वक्त हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप सोच के देखिए 2003 में कोई टॉप टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी क्या? ऐसा फोन हमारे पास अवेलेबल था क्या? कुछ भी नहीं था। बहुत रेयर टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, और वो भी रेयर टेक्नोलॉजी सिर्फ रेयर लोगों के हाथों में ही थी। मीन्स ऑल ओवर मासेस के पास किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन में रियरली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए दिखा। तो 2003 की जो बात है उसमें 31 दिन ही लग गए समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने में, वो भी बिना टेक्नोलॉजी के यूज के। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि लगभग 30 दिन का ही समय लगेगा इसे रिवाइज करने में, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। हम टेक्नोलॉजी का मदद लेकर इसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। मीन्स वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को हम जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। इसके कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है। लोगों का कहना है, जो सपोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप को, इस एक्शन को जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये टास्क बहुत ही बड़ा है, ह्यूमंगस टास्क है। क्यों ह्यूमंगस है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं, और
उन 8 करोड़ वोटर्स को लिस्ट करने में काफी समय लगेगा। तो इतनी कम टाइम में कैसे कोई लिस्ट कर पाएगा? जो वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो छूट जाएंगे, वो लिस्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों? मान लो मैं बिहारी हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अपने एग्जाम्स की टेंशन है, मुझे अपने सिलेबस कंप्लीशन की टेंशन है, मुझे यहाँ पे किस प्रकार अपने एक्सपेंडिचर या फिर लाइवलीहुड को लेकर चिंताएं हैं, मतलब तमाम तरीके की चिंताएं हैं जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ। अगर अचानक मुझे कोई कहे कि आप बिहार आओ, आके अपनी इलेक्टोरल रोल बनवाओ, उसमें अपनी नाम देखो है या नहीं, नहीं है तो उसमें अपनी नाम जुड़वाओ, तमाम तरीके की चीजें अगर मेरे से कोई कहे तो ये मेरे लिए काफी लेंदी होगा। चलो मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फ्री टाइम है, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच है नहीं, तो मैं जा भी सकता हूँ। लेकिन वैसे वर्कर्स जो घर द्वार छोड़कर इधर आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी कि अपना काम छोड़कर वो जाएंगे और वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएंगे। तो यह जो मामला है वो लेंदी हो जाएगा। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में यही बात है कि लगभग 8 करोड़ वोटर्स हमारे बिहार में हैं और उनको लिस्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ आधार। एक्सक्लूजन ऑफ आधार इन द सेंस कि आधार कार्ड को आप जब पढ़ोगे ना, तो ये क्लियरली एक बात कहता है, ये खुद ही डिस्क्लेमर देता है कि भाई मेरा यूज आप सिटीजनशिप के लिए नहीं कर सकते। आप जानकर अचंभित हो जाएंगे कि आधार कार्ड को दिखाकर यह नहीं कह सकते अमित मिश्रा से कि आप भारत के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड ही इस बात का दावा करता है। हम किसी और इंस्टीट्यूशन, किसी और पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल नेता को पकड़ने से पहले मैं सीधे आधार कार्ड को ही पढ़ के आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड ही कहता है कि मैं सिटीजनशिप के पर्पस के लिए, नागरिकता के पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है ना कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसी का कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कास्ट सर्टिफिकेट लाओ, फैमिली रजिस्टर्स लाओ। अभी ये बताओ, आप जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, जिसके पास फैमिली रजिस्टर ना हो, क्या वो वोट देने के लायक नहीं है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता है, आप बताओगे इसका जवाब। उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे वर्कर्स जो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे जाकर कामकाज कर रहे हैं। तो माइग्रेंट्स के केस में क्या है कि आरपी एक्ट 1950 ये क्लियरली कहता है कि माइग्रेंट्स इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किए जाएंगे। जो माइग्रेंट्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है ना कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहने का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहने का मतलब है कि मान लो मैं एक बिहारी हूं, मैं बिहार में रह रहा हूं, तो अगर मैं बिहार में फिलहाल हूं तो मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं। मैं बिहार से उठ के दिल्ली में आ गया तो मैं अभी बिहार में नहीं रह रहा हूं, मैं टेम्पररीली कुछ ही क्षण के लिए दिल्ली में आके रह रहा हूँ, मेरा काम काज हो जाएगा तो मैं वापस बिहार चला जाऊंगा। तो यहाँ के लिए मैं अभी टेम्पररी रेसिडेंट हूँ। तो इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं है ना कि मैं बिहार के लिए अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का, तो उसे हम शामिल करेंगे आरपीए एक्ट 1950 को देखते हुए। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या कही जा रही है कि अगर टेम्पोररीली कोई किसी अलग राज्य में रह रहा है तो उसे ऑर्डिनरी सिटीजन कंसीडर ना करना, ये भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मीन्स कि अमित मिश्रा अगर दिल्ली में फिलहाल अभी है और अमित मिश्रा एक बिहारी है, अभी बिहार में नहीं है, और अगर बिहार में कल को जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई ये ना कहे कि अमित मिश्रा एक बिहारी नहीं है। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि अमित मिश्रा एक बिहारी है लेकिन फिलहाल रह दिल्ली में रहा है। इट मीन्स कि दिल्ली के लिए अभी टेम्पोररी रेसिडेंट है। अगर बिहार जाता है तो कोई अमित मिश्रा को बिहारी कंसिडर नहीं करता है, इसका मतलब कि वहां का अमित मिश्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो ऐसे कैसे कोई मेरे को बिहारी कहने से इनकार कर देगा, वो भी मेरे अपने बिहार में? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अब वे फॉरवर्ड को देखेंगे। तो वे फॉरवर्ड देखने से पहले ना एक स्टेटमेंट में मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगा कि देखो भाई, अगर किसी इलीगल आदमी को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर लेते हो, शामिल कर लेते हो, तो इसका मतलब कि किसी क्रिमिनल को, किसी
दोषी को आप निर्दोष ठहरा दिए। दूसरा कि अगर आप किसी एलिजिबल पर्सन को एक्सक्लूड कर देते हो, मीन्स इंक्लूड ना करने की वजह उसे बाहर निकाल देते हो, इसका मतलब सफरिंग। तो बात यह है कि जो पूरा का पूरा मामला है ना, ये बहुत बड़ा मामला है। 8 करोड़ वोटर्स का सवाल है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें अच्छे से वेरिफिकेशन हो सके और पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल की चेकिंग हो सके। अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहला टाइम, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि बिहार में लास्ट टाइम 2003 के समय में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का किया गया था, और फिलहाल होने जा रहा है। तो 31 दिन के समय में कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर पाएगी? मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी आपके पास है, लेकिन फिर भी 8 करोड़ वोटर्स का सवाल है। आप 8 करोड़ वोटर्स की जो फेथ है, उनकी फ्यूचर है, आप 30 दिन में कैसे डिसाइड कर लोगे? आप लगभग समय को बढ़ाओ। समय को इसलिए बढ़ाओ क्योंकि जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके पास समय रहेगा कि किसी भी प्रकार के एरर को या किसी भी प्रकार के ओमिशन को वो सुधार सके। मीन्स किसी भी प्रकार की गलती अगर 30 दिन के अंतराल में होती है तो उसे सुधारने का भी तो मौका मिलना चाहिए ना। इसलिए टाइम ज्यादा करो, टाइम बढ़ा दो। दूसरा, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मान लो अगर मैं अपने आप को अंडर प्रिविलेज बताता हूँ, मेरे पास ना कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरे पास ना फैमिली रजिस्टर है, तो ऐसे मामलों में मैं कैसे वोटर बन सकता हूँ? मेरे पास तो सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट बनता कैसे है, कहाँ जाना होता है, कहाँ नहीं जाना होता है, कितने पैसे लगते हैं, कौन बनाता है, ठप्पा देना है या साइन मारना है, तमाम तरीके की चीजें मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत ही अंडर प्रिविलेज हूँ, मुझे एडुकेशन का ई नहीं आता। तो ऐसे केसेस में मैं कैसे वोट डालने जाऊंगा? इसका मतलब कि अभी फिलहाल के लिए आधार को अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जरूर कंसीडर करना चाहिए। अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अपना राज्य छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाकर बसे हुए हैं और वहां से अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन वो हैं बिहार के ही, वो टेम्पररी पीरियड के लिए वो किसी अन्य राज्य में अपने एजुकेशन, टूरिज्म या जीविका के लिए आए हुए। तो द थिंग इज कि जब NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो विदेशों में रहते हैं, है भारतीय ही लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, वो जब विदेशों से जब हमारे इंडिया में आते हैं, जैसे मैंने कि अभी 2014 इलेक्शन के टाइम पे देखा था कि सचिन तेंदुलकर हमारे इंडिया से बाहर थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया तो वो वोट देने इंडिया से बाहर थे और वो वापस इंडिया में आए फ्लाइट पकड़ के। मीन्स की जो NRI है वो बाहर रह रहा है, इलेक्शन के टाइम पे आके वो वोट दे सकता है। तो जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या ऐसे राज्यों में रह रहे हैं जो हमारे भारत का ही हिस्सा है, और वहां से उठ के अगर इलेक्शन के टाइम पे बिहार में जा रहे हैं, तो आप यह कह दो कि आप यहाँ के हो ही नहीं, आपका नाम ही यहाँ पे नहीं है, ये तो उचित नहीं है ना। तो यही सारी बातें थी जो मैं इस कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी को बताना चाहता था। मुझे आशा है कि मैं सारी चीजें स्पष्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।